नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका युवानी स्टडी पॉइंट में। और हमारा आज का टॉपिक है कोरोना वायरस या फिर कोविड 19। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड 19 जो है वो चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था और आज की डेट में पूरी दुनिया में ये फैल चुका है और पूरी दुनिया इससे त्रस्त आ चुकी है। और हो सकता है कि आप भी लॉकडाउन में फंसे फंसे त्रस्त हो चुके हो। लेकिन ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम आपके लिए लेकर के आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में, जिससे क्या है कि आप अगर आईएएस या पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो इजीली आप उन क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे, क्योंकि ये जितने भी आंसर हैं वो डिस्क्रिप्टिव हैं। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन बनता है कि कोरोना वायरस का जो नामकरण है वो क्यों किया गया या फिर किसके नाम पर किया गया। तो उसका आंसर है कि कोरोना वायरस की जो संरचना है उसकी समानता सूर्य के कोरोना भाग से होने के कारण इसका नामकरण जो है वो क्या किया गया है, कोरोना वायरस किया गया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र, जानवरों के नाम, प्रजातियों या लोगों के समूह पर कलंक लगाने से बचने के लिए इस वायरस का नाम जो है वो कोविड 19 रखा है। यहाँ पर देखिए, ये जो है वो सूर्य का चित्र है और जो ये दूसरी इमेज जो है वो कोरोना वायरस की है। यहाँ पर जो सूर्य का जो कोरोना होता है या फिर सन कोरोना की अगर बात की जाए तो वो होता है एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट पार्ट, मतलब ये वाला। और इसी की जो संरचना है वो किससे है, जो हमारा वायरस है कोरोना वायरस उससे मिलती जुलती है। तो इसीलिए इसका नाम जो है वो कोविड या फिर कोरोना रखा गया है। अब देखिए, कोविड 19 का जो अर्थ है वो क्या होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कोविड 19 का अर्थ क्या है, या फिर कोविड 19 में वीआई का मतलब क्या है, या डी का मतलब क्या है, या सीओ का मतलब क्या है। तो देखिए, जो सीओ होता है इसका मतलब होता है कोरोना, और वीआई जो है उसका मतलब होता है वायरस, और डी का मतलब होता है डिजीज। तो कुल मिलाकर के बना ये कोरोना वायरस डिजीज। और अब बचा 19। 19 का मतलब क्या है कि जो प्रथम बार जो है ये वायरस चिन्हित हुआ था 31 दिसंबर 2019 में। ठीक है, तो इस वजह से वहां पर 19 जो साल का नाम था वो जोड़ा गया था। तो टोटल बनता है ये कोविड 19। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि सीओ का मतलब होता है कोरोना, बीआई का मतलब होता है वायरस, और डी का मतलब होता है बीमारी। तो इस वजह से ये बना कोविड। और साल 2019 में ये चिन्हित हुआ था, तो इस वजह से ये 19 अंक है उसको शामिल किया गया है, तो बना ये कोविड 19। देखिए, अब आते हैं कि कोरोना वायरस को जूनोटिक जूनोटिक वायरस क्यों कहते हैं। देखिए, जूनोटिक बीमारियां जो होती हैं वो क्या होती हैं कि जानवरों से और पक्षियों से किस में फैलती हैं, मनुष्यों में फैलती हैं। जूनोटिक बीमारियां वो बीमारियां होती हैं जो जानवरों से और पक्षियों से मनुष्यों में फैलती हैं। उसी तरीके से क्या है कि कोरोना वायरस जो है वो भी एक जूनोटिक वायरस है, क्योंकि ये क्या है कि एक तरह से जानवर से मनुष्यों में फैला है और उसके बाद क्या है कि मनुष्यों से मनुष्यों में संचरित हो रहा है। और जो कोरोना वायरस जो है, ह्यूमन कोरोना वायरस के चार सामान्य प्रकार होते हैं या फिर ये चार टाइप का होता है। देखिए, जिसमें पहला है 229 ई या 229 ई अल्फा कोरोना वायरस। दूसरा है NL63 अल्फा कोरोना वायरस। तीसरा है OC43 बीटा कोरोना वायरस। और चौथा है HKU1 बीटा कोरोना वायरस। और इसके अलावा क्या है कि दो अन्य विशिष्ट कोरोना वायरस के प्रकार हैं, जो है कोरोना वायरस मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या फिर MERS, या मर्स बोला जाता है इसे, मर्स कोविड। और दूसरा जो है वो है कोरोना वायरस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या फिर इसे बोला जाता है सार्स। अब देखते हैं कि सार्स और जो मर्स है वो क्या है। देखिए, सार्स जो कोरोना वायरस है या फिर SARS-CoV, इसको पहली बार वर्ष 2002 में चीन के ग्वांगडोंग प्रांत में चिन्हित किया गया था या पाया गया था। और जो मर्स कोरोना वायरस है MERS-CoV मर्स, उसका संक्रमण जो है वर्ष 2012 में सऊदी अरब में पाया गया था। और मानव में जो है वो मर्स, उसका वाहक जो कहा गया था वो किसे माना गया था, ऊंटों को माना जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है कि जो मर्स वायरस है उसको, उसमें जो वाहक है वो किसे माना गया था, वो माना गया था ऊंटों को माना गया था। देखिए, अब जो जूनोटिक वायरस है उसका सबसे अधिक प्रसार कहाँ पर होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और साथ साथ एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, ऐसे स्थान जहाँ पर मनुष्यों और जानवरों में अनियमित रक्त और अन्य शारीरिक संपर्क जैसा संबंध स्थापित होता हो, वहाँ पर क्या है कि जूनोटिक वायरस जो है उसका अधिक प्रसार होता है। और चीन के बाजार में, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि चीन के बाजार में क्या है कि कई तरह के जानवरों का मांस बिकता है। तो उसमें क्या है कि मांस बिकने के कारण यह बाजार जो है वो मानव में वायरस की प्रायिकता को बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ एक रिसर्च सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि अगर इंसान ने
जंगली जानवरों का मार करके खाना बंद नहीं किया या कम नहीं किया, तो इस तरह के जो वायरस हैं, मतलब जूनोटिक वायरस जो हैं, उनका आगे भी प्रसार होता रहेगा। मतलब कोविड-19 जैसी बीमारियां जो हैं वो फिर से देखने को मिल सकती हैं। अब देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल कब घोषित किया था। देखिए 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर डब्ल्यूएचओ ने क्या किया था कि कोरोना वायरस को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल या फिर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न या PHEIC घोषित किया था। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार होगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने PHEIC कब घोषित किया था, तो वो हो गया 30 जनवरी 2020। दूसरा ये पूछा जा सकता है कि PHEIC कोरोना को किसने घोषित किया था या कौन सी संस्था ने घोषित किया था, तो वो हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इस तरह से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, ये चीज भी याद रखनी है। अब देखिए कोरोना वायरस जो है वो वैश्विक महामारी घोषित कब हुआ था। देखिए कोरोना वायरस वैश्विक महामारी जो है वो घोषित हुआ था 11 मार्च 2020 को। किसने किया था? विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब डब्ल्यूएचओ या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको वैश्विक महामारी या फिर पेंडेमिक घोषित किया था 11 मार्च 2020 को। ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। और देखिए 11 मार्च से पूर्व विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी नहीं कहा था, और कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित करने में देरी के कारण ही अमेरिका ने क्या किया था कि डब्ल्यूएचओ को कटघरे में खड़ा किया था, और साथ ही साथ क्या किया था कि डब्ल्यूएचओ की जो वित्तीय मदद थी उसे भी बंद कर दी थी, और अपनी सदस्यता भी वहां से वापस लेने के लिए अर्जी दाखिल कर दी थी। अब आइए देखते हैं कि क्या होती है वैश्विक महामारी। ये पूछा जा सकता है इस बार क्वेश्चन कि पैंडेमिक क्या होता है। देखिए यह परिभाषा सिर्फ उन संक्रमणकारी बीमारियों के लिए इस्तेमाल की जाती है जो बहुत तेजी से कई देशों में एक साथ लोगों के बीच संपर्क से फैलती हैं। मतलब क्या है कि लोगों के बीच कई सारे देशों में संपर्क से फैलती हैं। और इससे पहले क्या है कि वर्ष 2009 में स्वाइन फ्लू को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। यहाँ पर एक चीज़ और आती है जो कंफ्यूजिंग हो सकती है कि एक है पेंडेमिक और दूसरा है एपेडेमिक। यहाँ पर जो पेंडेमिक है वो है वैश्विक महामारी, और जो एपेडेमिक है वो है महामारी। देखिए पेंडेमिक महामारी जो है वो क्या है कि कई देशों में एक साथ लोगों के बीच में संपर्क से फैलेगी, और जो एपेडेमिक है वो क्या है कि एक विशेष रीजन में मतलब एक विशेष क्षेत्र में लोगों में संपर्क के साथ फैलती है। तो वहाँ पर कई देशों और एक रीजन पर्टिकुलर रीजन, ये एक छोटा सा अंतर है लेकिन बहुत बड़ा भी अंतर है पेंडेमिक में और एपेडेमिक में, मतलब वैश्विक महामारी और महामारी में। तो ये आपको याद रखना हो सकता है कि एग्जाम में इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। देखिए अब यहाँ पर आते हैं कि क्यों किया जाता है जीनोम अनुक्रम का अध्ययन। SARS-CoV-2 जीनोम अनुक्रम का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वायरस के क्रमिक विकास या उद्भव तथा इसके संचरण की गति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है, और जो क्या है कि कोरोना वायरस की दवाओं के विकास में सहायता प्रदान कर सकती है। और जीनोम अनुक्रम से इस बात की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि ये वायरस कहाँ से आया है और कैसे इसको पूरी दुनिया में जो है इसका प्रसार हुआ है। अब देखते हैं कि क्या होता है प्लाज्मा, क्योंकि आपने काफ़ी सुना होगा प्लाज्मा और प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। तो पहले देख लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। देखिए प्लाज्मा जो है वो खून में मौजूद पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है। पीले रंग का आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, ये सब जो है वो प्लाज्मा है। जितना भी ये पीले रंग का दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये सारा का सारा प्लाज्मा है। और देखिए जो रक्त होता है उसमें रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल या फिर WBC, रेड ब्लड सेल RBC और प्लेटलेट्स आदि को अलग करने के बाद प्लाज्मा बचता है। और प्लाज्मे का जो काम है वो क्या है कि वायरसों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना, और जो क्या है कि वायरस से लड़कर उसको खत्म कर देता है। मतलब हमारा प्लाज्मा जो है वो बॉडी को मदद करता है एंटीबॉडी बना करके वायरस से लड़ने में। और जिस भी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है या कोरोना संक्रमित हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा के जरिए एंटीबॉडी की जो ताकत है वो या तो सीमित हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है। मतलब जो एंटीबॉडी बनाने की जो ताकत है वो या तो खत्म हो जाएगी या फिर सीमित हो जाएगी, मतलब लिमिटेड हो जाएगी। और इसीलिए क्या होता है कि जरूरत पड़ती है प्लाज्मा थेरेपी की। अब देखते हैं कि कोरोना मरीजों के लिए प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। देखिए प्लाज्मा थेरेपी तकनीक के तहत क्या किया जाता है कि कोविड-19 से ठीक हो चुके मरीजों के खून से एंटीबॉडीज लेकर के उनका इस्तेमाल गंभीर रूप से संक्रमित मरीजों के इलाज में किया जाता है। और किसी मरीज के ठीक होने के बाद भी एंटीबॉडी जो है वो प्लाज्मा के साथ शरीर में रहती हैं। फिर क्या किया जाता है कि बीमार के शरीर में यह स्वस्थ प्लाज्मा फिर से
नए एंटीबॉडी पैदा करने लग जाता है। मतलब एक जो स्वस्थ हो चुका है ऐसा व्यक्ति जो पहले कोरोना संक्रमित हुआ, कोरोना संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हुआ, स्वस्थ होने के बाद उसके शरीर में एंटीबॉडी बन गई, वहाँ से वो प्लाज्मा लिया गया, प्लाज्मा ले जाने के बाद इंजेक्ट किया गया उस व्यक्ति के शरीर में जो अभी संक्रमित है। और संक्रमित होने के बाद क्या होगा, उस संक्रमित व्यक्ति के शरीर में जो प्लाज्मा है वो इंजेक्ट करने के बाद क्या होगा, वो नई एंटीबॉडी बनाने लग जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा कि वो कोरोना वायरस से फिर से लड़ने लग जाएगा। और इससे क्या होगा कि कोरोना वायरस से जो संक्रमित व्यक्ति है वो ठीक होने लग जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में आप अपने व्यूज़ बता सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके अलावा आप हमारी जो करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हैं वो भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।